Hello, good evening, guys. My name is Brahmjot Singh, and today we will start with the economic times analysis. And actually, this is my first video on this analysis. So, whatever I thought and I could understand from seeing the other videos of other people's analysis of this newspaper, I am starting this series, or we can say, yes, we can see this series only because I am not sure that I will be uploading it tomorrow or the day after tomorrow, this analysis, but I will still try to do it. So we will start with the first news, which is that July inflation at 3 month low and June industrial production up at 13.6%. It basically says the inflation. It is also written that inflation is now within RBI's control. Inflation is now within RBI's target band of 2 to 6%. बट जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो प्री पेंडेमिक लेवल से तक भी नहीं पहुंची अभी. मतलब प्री पेंडेमिक जो थे लेवल्स, मतलब जो पिछले साल, मतलब जो मार्च 2020 से पहले से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लेवल्स तब तक भी, मतलब उतने तक भी पहुंचे नहीं हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ी है, पर इन्फ्लेशन RBI के कंट्रोल में है. और इसमें एक और लिखा है कि हाँ, यहाँ पे जो अदिति नयार है, जो चीफ इकनॉमिस्ट है इकरा के. अगर आपको इकरा नहीं पता तो इकरा आपको बता देते हैं. इकरा का मैंने यहाँ पे साइड पर नोट बना के रखा है. इकरा है जो इंडियन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. मतलब बेसिकली ये इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. मतलब ये 1991 1991 में फाउंड हुई थी और इसका ओरिजिनली नेम था IICRA इंडिया, यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड. और ये बेसिकली क्या था, जो मूडी है, मूडीज़ अगर नहीं पता आपको, ये USA की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. जैसे इंडिया की इकरा है ना, जो मतलब जो बनी है, मतलब इसलिए पहले मूडी के साथ बनी थी. जॉइंट वेंचर था मूडी और इंडियन कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जैसे मतलब जो सारा फाइनेंस में डील करती हैं, ऐसे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, डिपॉजिट्स वगैरह लेती हैं बस. और इस कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया इकरा लिमिटेड, जो भी इसको कहते हैं इकरा लिमिटेड. तो इसकी पहले ये नाम था IICRA इंडिया. तो ये इनका भी अपना, इन्होंने भी लिस्टिंग करवा ली थी अपने 2007 में. तो और इसमें मूडीज़ कॉरपोरेशन करंटली एज ऑन December 20 51.86% मेजोरिटी स्टेक है. मतलब क्योंकि आपको पता ही होगा 50% से मेजोरिटी हो जाती है, तो मूडीज़ इसमें मेजोरिटी स्टेक होल्ड करती है. ठीक है, ये तो इकरा के बारे में था. और जो इसकी इकरा की जो चीफ इकनॉमिस्ट हैं अदिति नयार, उन्होंने कहा है कि जो जुलाई का इन्फ्लेशन नंबर है ये क्वेल एंग्जाइटी, मतलब एंग्जाइटी को ख़त्म करेगा, एक तरह से एंड करेगा. मतलब एंग्जाइटी ख़त्म करेगा कि कब रेट्स रेज करने चाहिए. ठीक है, बस ये बताया इसमें. तो बेसिकली इसमें तो कुछ ज़्यादा मुझे खास लगा नहीं ऐसे. बाकी अगर आपको कुछ लगे तो इसमें कुछ बता देना, कुछ ऐड कर लेंगे हम भी. और जो इसमें ये साथ में छोटा सा टॉपिक है, इसमें लिखा है कि सेबी है, इन्होंने पैनल सेटअप किया है नया कि जो अभी आपको पता होगा स्टॉक मार्केट के अंदर अब हम कोई भी शेयर्स बाय करते हैं ना, तो उनकी T+2 सेटलमेंट होती है. T+2 मतलब अगर हम आज खरीदते हैं तो मतलब 2 दिन बाद हमें एक तरह से शेयर्स मिलते हैं उस कंपनी के. तो अब नया पैनल सेटअप किया है सेबी ने. सेबी अगर नहीं पता आपको, सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो एक तरह से ये चाहते हैं कि मतलब फास्ट स्पीडी करें इस प्रोसेस को, और एक तरह से अपना रिस्क कम करें और जल्दी से जल्दी लिक्विडिटी बढ़ाएं. इनका मतलब ये मोटिव है. तो इसके लिए इन्होंने 5th पेज पे भी काफ़ी डिस्कस किया है. उस पर हम थोड़ा सा ले जाते हैं आपको. पहले एक मिनट, 5th पेज पे चलते हैं. अभी 5th पेज पे इन्होंने जो दिया है यहाँ पे, हाँ बस ये तो मैंने लिखा था T+1 पे आना चाहते हैं. पहले T+2 चलता है. और जो हाँ बस इसमें ये और इसमें गाइस ये भी है, वो इसलिए चाहते हैं क्विकर सेटलमेंट, क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्रेड टर्नओवर इंक्रीज़ हो उनका एंड लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो. मतलब 2 रीजन्स के कारण मेन से भी ये करना चाहती है. तो इसके कारण भी जो यहाँ पे अपोज किया है, जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अपोज किया है कि द शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके इसके कारण उनका फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे इंडियन बैंक अकाउंट्स में एडवांस में ही. तो इसके लिए वो मतलब फेवर में नहीं है, वो एक तरह से इसको अपोज कर रहे हैं. और गाइस इसमें इस पेज पे एक और न्यूज़ भी है, जो वो IPO. आपको पता होगा काफ़ी सारे IPO चल रहे हैं आजकल. IPO का सीज़न चल रहा है अभी तो पिछले काफ़ी मंथ से.
तो इसमें जो एप्टस कंपनी है उनका IPO आया है। मतलब ये मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की मतलब इस पर कि कौन सी कंपनी है, मतलब ये सिर्फ न्यूज़ सामने नहीं है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इतना रिसर्च कर पाऊँ। तो एप्टस IPO है इसका 17.2 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, और जो कैम्प्लास्ट है उनका 2.17 टाइम्स हुआ है। और यहाँ पे एक और लिखा है जो कार ट्रेड है उनका 20 टाइम्स हुआ था। कार ट्रेड का भी आपको पता होगा IPO आया था कोई, तो फिर नुबको का मुझे पता नहीं क्या चीज़ है, तो इसका मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, सॉरी गाइस। और हम चलते हैं वापस फर्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट पेज हम आ चुके हैं। हाँ, इसमें एक जो न्यूज़ थी इस पेपर मतलब काफ़ी मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो ये जो है एरोडिटस ये कंपनी है कोई, ये जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने, एरोडिटस है जो ऑनलाइन एग्जेक्टिव एजुकेशन स्टार्टअप है ये। इनकी अब वैल्यूएशन $3.2 बिलियन हो जाएगी जब इनमें इन्वेस्टमेंट कर देंगी। इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है इनमें कर रही है इन्वेस्टमेंट, एक तो SL कंपनी है, SL करके कंपनी है एक तो SL, और एक जापान की है सॉफ्ट बैंक विजन फंड 2, ये करके 2 कंपनीज़ हैं। ये इसमें अब फंड्स इन्वेस्ट कर रही हैं, $650 मिलियन के आसपास फंड इन्वेस्ट कर रही हैं ये दोनों कंपनीज। और इसके बाद इसकी वैल्यूएशन मतलब जो ये कंपनी है एरोडिटस, इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी $3.2 बिलियन, ठीक है। और इसका जो फाउंडर है इसने बताया है, अश्विन दामेरा इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और इसमें जो एक कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है इसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, ठीक है। एंड एरोडिटस मैनेजमेंट, हाँ यार, इसके बारे में गाइस हम 6 पेज पे पढ़ते हैं, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी मार्किंग्स की हैं इसके बारे में 6 पेज में। हाँ, ये देखो बिग टिकट फंडिंग लिखा है ना, इसमें लिखा है दमेरा ने डिक्लाइन किया है, मतलब उसने बताया 80 वालों ने पूछा होगा तो उसने नहीं बताया कि वो कितना शेयर अपना लिक्विडेट कर रहा है, पर उसने ये बताया कि अभी तक वो 40% स्टेक होल्ड कर रहा है। जो ये कंपनी है ना, इसके बारे में लिखा है मैंने, एरोडिटस जो कंपनी है इसमें अभी भी वो 40% स्टेक होल्ड कर रहा है जो उसका फाउंडर है, ठीक है। और जो हाँ, और इसके मतलब इसके इन्होंने ये लिखा है कि ये मतलब एक तरह से बहुत कम ऐसे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है जो इतना स्टेक होल्ड करते हैं। जैसे बाइजू रविंद्रन है, जो उन्होंने अपनी वाइफ और ब्रदर के साथ बाइजूस के अंदर ही 25% स्टेक होल्ड कर रखा है, जिसकी वैल्यूएशन है $16.5 बिलियन इतनी ज़्यादा वैल्यू है इनकी, देख लो। और जो हाँ, ये जो मुंबई बेस्ड एडटेक फर्म है जो एरोडिटस, इन्होंने 2016 से लेके अभी तक $834 मिलियन रेज़ कर चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी शेयर्स के थ्रू, ठीक है भाई। और एरोडिटस है ना, जो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है जो सॉफ्ट बैंक ने कभी भी इन्वेस्टमेंट की है अनअकैडमी के बाद। पहले तो इन्होंने अनअकैडमी में की थी लास्ट ईयर, अब इन्होंने एरोडिटस में भी कर रहे हैं सॉफ्ट बैंक वाले इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैंने बनाया था कि जो एक सिक्वेयर कैपिटल करके इन्वेस्टर है, ये भी ऐसे सॉफ्ट बैंक जैसे ये इन्वेस्टर है, इन्होंने अनअकैडमी में भी इन्वेस्ट किया है, बाइजूस में भी और एरोडिटस में भी किया है। पर जो एक और कंपनी है प्रोसेस, इसको प्रोसेस करके है, इनको पहला नाम था नेस्पर्स, पर इन्होंने सिर्फ बाइजूस और एरोडिटस में इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे एक और मतलब एक तरह से ये तो अभी जीके का पार्टी चल रहे हैं। और इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो ये मतलब एक तरह से फोर्थ यूनिकॉर्न, मतलब एक तरह से मतलब रेस में 4th नंबर पे आ गया एक तरह से। पहले अनअकैडमी, बाइजूस और अपग्रेड के साथ ये भी अब शामिल हो रहा है। और इनकी वैल्यू हो गई थी पिछले साल अगस्त में $800 मिलियन। उन्होंने ये 23rd यूनिकॉर्न इन इंडिया है एंड 4th इन एडटेक स्पेस। एडटेक स्पेस मतलब एजुकेशन और टेक को मिला के एडटेक कह रहे, ऐसे फाइनेंस और टेक को मिला के फिनटेक कह देते हैं, जैसे एडटेक ऐसे फिनटेक है, एक ही चीज़ दोनों मतलब एक तरह सेम मीनिंग है। और बस इसमें ये लिखा है, हाँ। और इसमें इन्होंने अपने बारे में बताया जा रहा, तो मतलब एरोडिटस कैसे मतलब कहाँ पे कोर्सेज में इन्वेस्ट करेगी, क्या करेगी इतना पैसा रेज करके। और इन्होंने बताया कि इन्होंने पिछले साल 1 लाख पेड यूज़र्स मतलब इनके थे, ग्रॉस बुकिंग्स इतनी थी इनकी, और $175 मिलियन की वैल्यू थी मतलब उन बुकिंग्स की, मतलब 1 लाख की, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया कि मतलब ये 2.5 लाख बुकिंग्स तक पहुंचना चाहते हैं इस साल के अंदर अंदर। और इन्होंने बताया कि जो इनकी 1/5 मतलब 20% और जो ओवरऑल बुकिंग्स का 20% है वो इंडियन यूज़र्स के थ्रू आता है, मतलब एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा 35% US मार्केट से इनका आता है, मतलब सारी जो भी इनकी बुक। और इसमें ये भी बताया कि मतलब एक तरह से ये भी एक अलग तरह के टर्म सीखने का ही यहाँ पे मिला, मुझे भी नई टर्म पता चली। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन्होंने लास्ट ईयर जो ये दमेरा जी की कंपनी है एरोडिटस, उन्होंने लास्ट ईयर एक कंपनी एक्वायर की थी ID टेक करके, ये भी एडटेक में कोई कंपनी थी।
$200 मिलियन में एक्वायर की थी। तो इन्होंने ये अपना एक्सपेंड करना चाहते थे, K-12 स्पेस में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। K-12 नहीं पता तो मैंने भी आज रिसर्च किया है। K-12 को स्पेस वो होता है किंडरगार्टन से लेके फर्स्ट क्लास से लेके +2 तक, मतलब टोटली कह लो किंडरगार्टन से +2 तक जो भी है ये, मतलब इसको कहते हैं K-12 स्पेस। तो इन्होंने अपना यहाँ पे भी एक्सपेंड करने के लिए इस कंपनी को एक्वायर किया था। बस ये था इस न्यूज़ के बारे में गाइस। अब चलते हैं हम वापस ऊपर वाले पेज पे, इस पे देखते हैं अभी कुछ रहता है क्या। हाँ ये तो फर्स्ट पेज पे चलते हैं, सॉरी। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे एक तो यहाँ पे बस लिखा है नो सर्विसेज येट, बट हाँ अभी तक 5G की सर्विस इंडिया में नहीं आई है, बट स्टिल इंडिया में 5G फ़ोन की मार्केट इतनी बढ़ चुकी है ना, मतलब इतना फैल गया है कि लोगों के अंदर 5G लोग फ़ोन इतने ज़्यादा खरीद रहे हैं कि इंडिया 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड में मार्केट बन चुकी है। और इसमें ये बताया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि ग्रोथ रिमेन्स प्रायोरिटी फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड RBI। मतलब गवर्नमेंट एंड RBI दोनों ही, गवर्नमेंट तो ये अपने आप को कह रही है, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट और RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वही कह रहे हैं, मतलब ये कहते हैं कि अभी लिक्विडिटी हम कम नहीं करेंगे, अभी हम हमारी प्रायोरिटी है ग्रोथ करना, हमारी उसके लिए हमारी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ करना इसमें लिए प्रायोरिटी है। और गाइस यहाँ पे नीचे छोटी छोटी न्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, एक तो ITC टू स्पेंड $2 बिलियन ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन। इसमें लिखा है जो ITC है ये $2 बिलियन, मतलब 15,000 करोड़ के आसपास, ये मतलब एक तरह से इन्वेस्ट करना चाहती है एक्सपेंशन के लिए। FMCG और पेपर इंडस्ट्री, जैसे पेपर तो आपको पता होगा क्लासमेट जो ITC के ब्रांड है, तो एक तरह से समझ लो क्लासमेट के अंदर ही मतलब करना चाहती हैं। और पैकेजिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस एंड ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये इसलिए करना चाहती हैं तो ताकि इनका जो यहाँ पे लिखा है ना, इन्होंने एफर्ट्स टू स्टीयर अवे फ्रॉम एन आइडेंटिटी बिल्ड अराउंड टोबैको लीडरशिप। इनका नाम तो वैसे अगर देखा जाए ITC का तो टोबैको बिजनेस ही ज़्यादा फैला है, तो ये चाहती हैं तो इससे स्टीयर अवे मतलब इससे दूर जाना चाहती हैं, मतलब दूसरे एरियाज़ में भी अपना नाम बनाना चाहती हैं। और यहाँ पे एक और लिखा है जो कोरिया कोई हनवाह करके कोई वो है, इन्वेस्टर करके कंपनी है कोई, ये भारतीय ग्रुप बैग्ड जो वन वेब है, इसमें 8.8% स्टेक में $300 मिलियन का इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो इसका बस ये छोटी सी न्यूज़ है, इसका हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला, ये तो से पढ़ नहीं पाया। तो आगे है जो VI है, VI आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया का जो वेंचर टाइप है। तो इन्होंने इसके जो शायद इसके एक CEO ने कहा है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ये मे शट शॉप इफ़ एजर एरर्स नॉट करेक्टेड। इन्होंने कहा है कि जो मतलब इन्होंने कोई प्ली दी है गवर्नमेंट को शायद, उसमें उन्होंने कहा है कि AGR इनके अगर करेक्ट नहीं किए गए तो ये फर्म बंद हो जाएगी, मतलब हम नहीं चला पाएंगे, हम अपने बिज़नेस को वहाँ से इंडिया से बंद कर देंगे, तो मतलब एक तरह से फ़ॉरेन में ही रह जाएगी, सिर्फ मतलब यहाँ से वोडाफोन चला जाएगा। चलो गाइस अभी आज के लिए इतना ही। सॉरी अगर मैंने बहुत कम न्यूज़ इंक्लूड किए हैं, बट I tried my level best, but I will surely try to improve this in the coming videos. Thank you guys. So, so guys, this is the next news. This is about the ITC company's 110th annual general meeting. इसमें इन्होंने मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मतलब पढ़ सकते हो। इन्होंने मतलब एक तरह से अच्छा लिखा होता है, सारा कंपनी के बारे में बताया होता है, जो जो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई उसके बारे में लिखा होगा सारा कुछ। तो ये उनकी 110वीं एनुअल AGM थी, तो अगस्त 11 को हुई थी, तो उसके बारे में इन्होंने सारा दिया है। और उनके चेयरमैन थे इन्होंने एड्रेस किया मिस्टर संजीव पुरी, ठीक है। हाँ ये पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है। इसके बारे में एक और न्यूज़ भी हमने पढ़ी थी ऊपर फर्स्ट पेज पे। ITC मतलब ITC $2 बिलियन स्पेंड करने वाली है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पे, ठीक है गाइस। और अब हम पढ़ेंगे हम हाँ इसी थर्ड पेज के ऊपर हमारे पास एक और टॉपिक है। हाँ बस यही था थर्ड पेज, तो सॉरी। फोर्थ पेज पे मुझे एक टॉपिक अच्छा लगा, जो प्योर पॉलिटिक्स वाला पेज है। वैसे तो मतलब एक तरह से हम नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एजुकेशनल कंटेंट नहीं होता, पर फिर भी उसमें एक मुझे टॉपिक अच्छा लगा, एक तरह से GK का टॉपिक है वैसे तो। इसमें ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है ना, तो उन्होंने प्रपोज़ल रखा था NFR मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट टॉय ट्रेन प्रोजेक्ट इन तवांग एक टाउनशिप है वहाँ की, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, जो जहाँ पर लिखा है देखो तवांग टाउनशिप है जो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट की प्रपोज़ल रखी थी। तो इसके लिए वो इसलिए रखी ताकि कहते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो NFR है, NFR का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसके जो जनरल मैनेजर है अंशुल गुप्ता जी,
उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने पेमा खांडू जी के पास प्रपोजल रखा था, तो उन्होंने एक तरह से अप्रूव कर दिया है। तो मतलब उन्होंने खांडू जी ने, या देखो यहाँ पर लिखा ना, खांडू वेलकम द प्रपोजल एंड सजेस्टेड दैट एनएफआर शुड कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उन्होंने एक तरह से कहा कि तो आप अपना काम धंधा शुरू कर दो, मतलब एक तरह से लॉजिस्टिक्स वगैरह, मतलब सारा सामान वगैरह जो कहाँ से आएगा, कहाँ से कोऑर्डिनेशन सारी, ये आप तैयारी शुरू कर दो। और इन्होंने कहा कि जो टॉय ट्रेन होगी एटलीस्ट 3 बोगी की होगी, मतलब और हर बोगी की कैपेसिटी होगी 12 पैसेंजर से ज़्यादा। तो बस ये तो गाइस ऐसे नीचे का टॉपिक था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमने 6 पेज पे मार्क किया हुआ है। ये तो हमने कर लिया डिस्कस। और 6 पेज पे और ये भी गाइस आप पढ़ सकते हो। इसमें इन्होंने बताया कि 15 अगस्त पे शायद क्या क्या होने वाला है, ऐसा कुछ बताया शायद, तो ये पढ़ा नहीं मैंने। और इसमें एक और चीज़ है, 6 पेज पे आ जाएगा, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेज है। इस पे है जो इंस्टीट्यूशन अपोज वेदांता रेजोल्यूशन, वेदांता ने कोई रेजोल्यूशन पास किए हैं। और इसमें ये रेजोल्यूशन ये वाले हैं, ये 5 रेजोल्यूशन है। एक तो अडॉप्शन होती है जो मतलब जो स्टैंड अलोन, मतलब उसके वेदांता के अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंसोलिडेटेड मतलब वेदांता की और उसकी सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी कोई भी होगी ना, तो उनके भी इंक्लूड करके जो बनेंगे। अगर आपको किसी को डाउट है सब्सिडरी और एसोसिएट में क्या फ़र्क होता है, मतलब तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको बता दूंगा। और जो दीनदयाल जलन है, इनके अपॉइंटमेंट है, आईडी का मतलब है यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है गाइज। तो इस पर मतलब इतनी ज़्यादा अगेंस्ट में वोट्स आई हैं, पर फेवर में इतनी ज़्यादा आ गई हैं, तो मतलब एक तरह से एवरेज आउट करके वो एक तरह से रेजोल्यूशन पास हो गए हैं। और यूके सिन्हा है, यूके सिन्हा के इन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि यूके सिन्हा है, ये सेबी के फॉर्मर चेयरमैन भी थे। तो इनके अगेंस्ट मतलब इनको अपॉइंट करने के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी सारी वोट्स किए हैं, जो वहाँ के जो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन हैं मतलब जो। और एक अखिलेश जोशी की अपॉइंटमेंट के जो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसके अगेंस्ट में मतलब उन्होंने रेजोल्यूशन पास हुए हैं, ठीक है गाइज। और इसके अंदर बस यही था मेन तो, हाँ बस। और इसके साथ एक, हाँ एक और अच्छी न्यूज़ लगी मुझे ये। और उसके पहले ये बता दूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, जो एरोडिटस है, मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। सॉफ्ट बैंक और एक कंपनी ए से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक, हाँ अगर आप बिजनेस टुडे न्यूज़पेपर है ना एक, अगर वो देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने ये नाम लिखा है एमेरिटस, वहाँ पे उन्होंने एमेरिटस लिखा है। और इसमें से मुझे भी सिर्फ कन्फ्यूज़न हुई कि यहाँ पे एरोडिटस लिखा है और वहाँ पे एमेरिटस लिखा है, तो ये अलग अलग क्यों है। तो मैंने नेट पे सर्च किया कि एरोडिटस का ऑनलाइन डिवीज़न है जो, उसको एमेरिटस कहते हैं। एमेरिटस के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं वो, जो एक 2 कंपनीज के नाम बताए थे, ठीक है गाइस। और इसके बाद ये नेक्स्ट न्यूज़ है जो ये कि जो सेबी ने गेन पे, मतलब आपने कभी सुना होगा ना इनसाइडर ट्रेडिंग सॉरी। ये एक तरह से वो होता है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे कोई समझ लो किसी कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉई हो और अच्छी पोजीशन पे हो, और समझ लो आपको कोई अंदर की ऐसी जानकारी पता है फाइनेंशियल की, मतलब जिसको यूज़ करके आप स्टॉक मार्केट में उस कंपनी, जिस कंपनी में आप एम्प्लॉई हो, उस कंपनी के शेयर से पैसा कमा सकते हो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही इन्होंने किया है। जो जी लिमिटेड है ना, शायद जी लिमिटेड पूरा नाम इनका है, हाँ पूरा नाम इनका है, ये देखो लिखा है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, आपको पता ही होगा, वैसे ये कोई ऐप भी होती है इनकी। तो इसमें सेबी ने 15 एंटिटीज़ को बार किया, 15 एंटिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग सम टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेज। ब्रोकिंग मतलब जो ऐसे शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो मतलब हमारे जैसे बंदों को। एक तो उसमें से है ये यूबीएस इंडिया करके एक फॉर्म है, और एक है एडलवेस सिक्योरिटीज़ करके फॉर्म है। इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके ऊपर एलेक्ट किया है सेबी ने कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग का यूज़ करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। तो ये देखूँगा इन्होंने 28.84 करोड़ का पैसा कमाया है, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स ने मिलकर। तो इसमें भी आगे आपको मतलब एक तरह से मजाक ही लगेगा कि जैसे, हाँ बाद में बताते हैं वो, जो सेबी का सर्वेलेंस सिस्टम है ना, उसने मतलब पकड़ लिया है एक तरह से, क्योंकि कहते सेबी के जो मतलब जो जी शेयर्स है ना, इनका क्वार्टर जो एंड हुआ है अप्रैल मई जून का, क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून को। तो इनके जब रिज़ल्ट आए हैं ना, मतलब रिज़ल्ट इनके आए हैं 18 अगस्त को, पोस्ट ट्रेडिंग आवर्स का मतलब ऐसे ट्रेडिंग आवर्स होते हैं 9 AM टू 3 PM, ठीक है। आपको पता ही होगा गाइस, आप लोग भी उसकी वीडियो सुनते होगे पहले अरब कंसल की, तो आपको ये पता होगा। और इसमें पोस्ट ट्रेडिंग आवर्स मतलब 3 PM के बाद में, 3 PM के बाद में इनका रिज़ल्ट आए हैं। तो एक तरह से जैसे अब 3 PM के बाद रिज़ल्ट आए, तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग का यूज़ करके जो पहले से ही उसके एम्प्लॉयज़ थे, जो बड़ी पोजीशन पे पहले से पहुंचे थे, उनको एक तरह से पता था क्या होना है उसके फाइनेंशियल्स पे।
तो उसका भी आगे इन्होंने बताया कि किसने डिस्क्लोज़ किए बातें सब। तो उसके अंदर जब इन्होंने मतलब एक तरह से पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया एकदम से ही अगले दिन, जैसे 18 को रिजल्ट आए उसके जी लिमिटेड के, उसके बाद 19 अगस्त को एक तरह से एकदम ही मतलब 13% राइज आ गया शेयर प्राइस में, किसका, जी लिमिटेड के शेयर प्राइस का। तो सेबी के जो ऑर्डर आया उसने बताया कि हाँ, जो कनेक्टेड एंटिटीज़ है ना उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी। लॉन्ग पोजीशन का इसमें अभी मुझे मतलब ज़्यादा इतना क्लियर नहीं है कि क्या होती है, पर इतनी थोड़ा सा आइडिया है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो इसमें तो कमेंट्स में बता देना, आपको ट्राई करेंगे अगली वीडियो में बताने का, ठीक है गाइस। तो उन्होंने मतलब एक तरह से लॉन्ग पोजीशन लेके प्रॉफिट कमाने की पूरी कोशिश की है। तो जो यहाँ पे बताया कि जो बिजल शाह जी है ना, ये हैं हमारे जी लिमिटेड है, इनके फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस स्ट्रेटजी एंड इन्वेस्टर रिलेशन के मतलब वो हेड है, एक तरह से हेड है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो हेड है, हेड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस स्ट्रेटजी एंड इन्वेस्टर रोटेशन एट जी। तो इसके अगेंस्ट भी जी लिमिटेड वाले हम एक्शन लेंगे बिजल शाह के ऊपर। तो इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है गोपाल रोटिया जो डायरेक्टर है यूबीएस के, और जतिन चावला जो फॉर्मर डायरेक्टर थे क्रेडिट स्विस। अगर नहीं पता आपको, देखो ऊपर लिखा है इन्होंने क्रेडिट स्विस एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको अगर कोई डाउट है क्या चीज़ होती है तो वो भी आपको मैं बता देना, आपको मतलब कोशिश करेंगे पूरी बताने की। और इसके बाद में बताया कि तो बोथ द इंडिविजुअल्स वर इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये लिखा है मैंने यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आम पब्लिक को नहीं पता होती, पर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका अगर जिस बंदे को पता होगा तो वो मतलब प्राइस पे इम्पेक्ट कर सकता है कंपनी की शेयर मार्केट में। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने 11 जैसे हमने पढ़ा ना 18 को रिजल्ट आए उनके जी लिमिटेड के, तो इन्होंने 11 तारीख को ही अपनी मतलब पोजीशन लेनी शुरू कर दी थी जी लिमिटेड के शेयर्स में। वो भी कैसे की, खुद के अकाउंट से नहीं की, अपनी मदर्स के अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से इन्होंने पोजीशन लेनी शुरू की। और जो बिजल शाह हैं जो जी लिमिटेड के हेड हैं, वो आपको बताया पहले, तो उनको मतलब जी के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी ऐसी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती है। और इन्होंने कहा है कि हाँ, उन्होंने कहा जो चावला है ना, यहाँ पे लिखा था कि चावला जी कौन है, यहाँ पे हमने पढ़ा था चावला जी जिनको इन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है, नीचे है ना चावला जी है जो द फॉर्मर डायरेक्टर क्रेडिट स्विस के, तो इनको इन्फॉर्मेशन पास की है। तो उन्होंने भी चावला जी ने भी अपनी आगे इन्फॉर्मेशन पास कर दिया, मतलब कोई मनोज जाजू हैं जो डीलर हैं एडलवेस सिक्योरिटीज़ के, उनको उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास कर दी है इन्होंने। तो मतलब आगे से आगे इन्फॉर्मेशन पास की है, तो उन्होंने भी अपने अकाउंट से नहीं मतलब शेयर्स खरीदे, उन्होंने भी अपने 7 फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से मतलब डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदे हैं, ठीक है गाइस। और ये भी बताया कि जो गोपाल रेटोलिया, यहाँ पे हमने पढ़ा है गोपाल रेटोलिया यूबीएस के डायरेक्टर और जतिन चावला क्रेडिट स्विस के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। तो ये आईआईएम इंदौर के आईआईएम लखनऊ के बैचमेट थे और 15 साल से एक दूसरे को जानते भी थे। मतलब एक तरह से इन्होंने पूरी दोस्तों ने मिल के तगड़ी प्लानिंग करके इतना पैसा मतलब कमाने की कोशिश की थी। पर सेबी का जो ये सिस्टम है ना, सेबी सर्वेलेंस अलर्ट सिस्टम, इसने मतलब कहते हैं कि पकड़ा है इनको, मतलब इनकी जो गलत चीज़ें वो। और यहाँ पे जो गिफ्ट सिटी वाला कंसेप्ट है ना गाइस, मैंने कभी खुद नहीं पढ़ा है, तो इसके ऊपर मैं भी कोई कमेंट नहीं करूँगा। मतलब अगर टाइम मिले तो अगली कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमने ये डिस्कस कर लिया था गाइस बिग टिकट फंडिंग, जिसमें एडलवेसेस को एडलवेस नहीं एरोडेटस में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है। और उसके बाद हम चलेंगे 10th पेज पे गाइस, 10th पेज है हमारा, हाँ 10th पेज से पहले, हाँ यही 10th पेज सर। और इसके अंदर है जो आप ये पढ़ सकते हो, जो विनोद दसारी हैं रॉयल एनफील्ड के सीईओ है, इन्होंने क्विट कर दिया सीईओ और सीईओ की पोजीशन से हट गए हैं। और जो अगर आपको नहीं पता तो पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ईशर मोटर्स आपको पता होगा, जो बुलेट मोटरसाइकिल होती हैं वो ईशर मोटर्स बनाती है। तो ईशर मोटर्स ने 237 करोड़ का पैट मतलब एक तरह से प्रॉफिट रिपोर्टिंग की है अपनी जून क्वार्टर के लिए। जून क्वार्टर लिखना यहाँ पे देखो, जून क्वार्टर के लिए 237 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, ठीक है। और इसमें सिर्फ वही बेसिक से समझा हमने। और ये बताया कि यहाँ पे एक तरह से जीके का टॉपिक है, इंडियाज़ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी क्रॉसेज 100 गीगावाट ही होगी शायद गाइस, मुझे गलत हो तो कोई करेक्ट कर देना, मैंने इसकी फुल फॉर्म गीगावाट ही होगी। और यहाँ पे हमने बताया कि इंडिया है ना, जो इंडिया 4th है वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, और 5th इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी एंड 4th इन विंड एनर्जी कैपेसिटी। यहाँ पे मैंने लिखा है 454, इसके ऊपर कोई नोट करना चाहे तो कर भी सकता है, एक तरह से जीके का टॉपिक बन जाएगा। और जो हाँ यहाँ पे बताया है कि
जो CEEW सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस है, उन्होंने बताया कि नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी 25.2% ऑफ टोटल जनरेशन कैपेसिटी है फर्स्ट क्वार्टर में। और अगर आपको CEEW की फुल फॉर्म जाननी है, वो है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। ठीक है गाइज, अगर आपको नोट करना तो कर सकते हो। ओके गाइज, और इसमें ये भी एक टॉपिक है कि मतलब पैसेंजर व्हीकल सेल्स की 45% से सेल बढ़ गई है हर एक तरह से। और उसमें पर ये सेल्स कहते हैं और भी ज़्यादा हो सकती थी अगर टाटा मोटर्स अपनी सेल्स बता देती। उन्होंने शायद इस क्वार्टर की सेल्स बताई नहीं, डिस्क्लोज़ नहीं की हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे ये भी एक लिखा था पॉइंट कि जो कंपनीज बताती हैं ना, ये अपने रिटेल सेल्स नहीं बताती कभी भी, ये सिर्फ अपनी जो अपने डीलर्स के पास भेजते हैं ना, होल सेल से जहाँ मैनुफैक्चर होती हैं, सिर्फ वही अमाउंट बताते हैं, ताकि एक तरह से मुझे यही लगा कि मतलब ताकि एक तरह से ज़्यादा सेल्स रिपोर्ट हो सकें ऐसा करके। और जो ऐसे हमने यहाँ बताया कि SIAM को रिपोर्ट करते हैं टाटा। SIAM की फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है गाइस, और इसके अंदर जो है हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि SIAM के जो डायरेक्टर हैं जनरल राजेश मेनन, उन्होंने कहा कि द इंडस्ट्री इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन डिस्पाइट द ग्लोबल शॉर्टेज इन अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड शार्प राइज इन इनपुट कॉस्ट। मतलब दो कारणों के कारण मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकें। जबकि अब तो वैसे व्हीकल्स का ज़माना आने वाला है, बस वो इसलिए पता नहीं इतना क्यों प्रमोट करें अभी भी पेट्रोल व्हीकल्स को। और ये तो वही केस के बारे में डिस्कस किया है, अमेजोन वर्सेस जो फ्यूचर का ग्रुप केस चल रहा है नया वाला, जिसमें अरब कंसर्न ने भी डिस्कस किया था। तो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो आई थैंक यू गाइस।